नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 14th 114। इसके ठीक पहले मतलब हमारा जो 13th वाला लेक्चर था उसमें हम लोग ने बेसिकली वो जो अप्रोच था इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, ये हमारे 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो हम लोग ने लास्ट 12 क्लासेस में 1 से लेकर 12 रिटायरमेंट कवर किया प्रॉपर वे में एक हद तक। फिर 13th हमने स्टार्ट कर दिया था डेथ वाला पार्ट, जहाँ तुमको मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वे में बताया था सिर्फ कि डेथ और रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मोर देन 90% सेम था। सिर्फ जो 10% का वेरिएशन है वो किसको लेकर था, प्रॉफिट को लेकर था। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है जब पार्टनर डेथ करता है ना तो उसका होता है तो वो कभी भी सर्टेन डेट नहीं होता है, इट कैन वेरी फ्रॉम एट रैंडम डेट। तो इन दैट सिचुएशन वो जो डेथ वाला पार्टनर होता है वो अपना उसके जो नॉमिनी होते हैं एग्जीक्यूटर्स जिसको पैसा मिलना होता है उसके बिहाफ पे, वो उस डेथ वाले अपने परिजन जो भी होते होंगे तो उनके हिस्से का प्रॉफिट मांगते हैं कि जितने दिन वो फर्म में रहें काम किए उसका पैसा उनको चाहिए। ये कुछ वैसे ही है कि एक एम्प्लॉय का डेथ अगर हो जाए महीने के 12 दिन के बाद तो उसने जो 12 डेज़ का काम किया उस रेस्पेक्टिव मंथ में वो पैसा मांगेगा ना, वो नहीं मांगेगा, उसकी डेथ हो चुका है जो उसके बाद एम्प्लॉय वो मांगेगा। तो यहाँ वही वैसे इसी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ प्रॉफिट वाला एक सेपरेट कॉन्सेप्ट आ गया जिसका हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 58 किया था। वहाँ मैंने तुमको सिखाया था एंट्री पे जोड़ दिया था सिर्फ, बट मैंने उतनी कहा था कि प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 3-4 वैरायटीज़ दे सकता है। उसमें एक और वैरायटी है जो लास्ट में कराए थे, वो टाइम सीरीज़ पे था कि प्रॉफिट पे तुम इस दिन डेथ हुआ है तो प्रॉफिट अवेलेबल है, उसका शेयर निकालो ओल्ड रेशो में से, उसका प्रॉफिट का डेट ऑफ डेथ जो डेट है डेथ का उसे कंपेयर करो, वहाँ से प्रॉफिट निकाल लो, एंट्री पास कर लो। आज भी वही करने वाले हैं, बस प्रॉफिट तक पहुँचने जो तरीका है वो थोड़ा बदलने वाला है। तो पहले हम जिस सवाल की बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत काम का है, और डेथ वाला भी क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आया है। देखो भले ही 2 टॉपिक एक ही चैप्टर का है रिटायरमेंट और डेथ, बट ऐसा नहीं कोई एक ही एग्जाम में आएगा दूसरा नहीं आएगा, दोनों आ जाता है बहुत बार। हाँ लकी हो गए तो डेथ वाला पार्ट बड़े मार्क्स में नहीं आएगा, छोटे मार्क्स में आएगा, 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर, बट आता है श्योर है। और जो भी आता है आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं आता है, बहुत सिंपल आता है। और हम बस वेट कर रहे हैं 3-4 दिन और, आज 14 है ना, तो होपफुली मान के चलो 3 लेक्चर और 17th लेक्चर आते आते हमारा डेथ भी खत्म हो चुका होगा। तो नियर अबाउट 18th लेक्चर जब आएगा तब वहाँ तुम मुझे PYQs लगवाएंगे जो कि चलेगा 2 से 3 दिन मैक्सिमम। तो उसके बाद तुम एहसास करना कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा मैच कर रहा है हमारे PYQs से, उसके बिना बोर्ड में आता है और तुमने जो ज़्यादा पढ़ लिया वो वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन 60 पे आ जाओ, और इस क्वेश्चन 60 में क्या नया है ध्यान देना। जिसके पास अगर बुक अलग अलग भी है तो मैंने 60 लिखा है एज पर न्यू एडिशन के बुक के सीक्वेंस अकॉर्डिंग। तुम्हारा काम होना चाहिए उस क्वेश्चन की डिटेल्स को मैच करो, तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन बुक में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं। तो नाम क्या है इसमें, 3 पार्टनर्स दिया है, ABC रेशो दिया है 4:3:2, ABC 4, 3 and 2 ये दिया इनका ओल्ड रेशो। बाद में क्या कह रहा है, A डाइज ऑन 31 दिसंबर 2022, यहाँ पे डेथ हुआ है A का, और डेथ का डेट दिया हुआ है, ध्यान देना इस चीज़ को, 31 दिसंबर, मतलब दिसंबर पूरा बीत चुका था। अब तुम ये कहो सर कि किसी का डेथ कैसे महीने के अंत में हो रहा है, एकदम इतना प्रिसाइज कैसे हो रहा है, तो बुक है ये, तुमको एकदम कॉम्प्लिकेट करके 28 दिसंबर दे देगा ऐसा नहीं है, दे सकता है लेकिन वो तुम्हें फिर कॉम्प्लिकेट कर देगा कैलकुलेशन कराने में, तो उतना तुम्हें कभी टफनेस नहीं करेगा। तुम्हें थोड़ा सा वो लीनियंट रखा है कि डेट भी चलो ठीक है रैंडम दिया भले ही है, बट चलो मंथ का स्टार्टिंग मंथ का एंडिंग देता है, जस्ट फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशंस और नथिंग, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। क्या आगे कह रहा है, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अकाउंटिंग ईयर का साइकिल है वो कह रहा है कि 31 मार्च को ही एंड अप हो रहा है हमारा बुक्स का रिकॉर्ड, और ऑब्वियस ही बात है अगर बुक्स का रिकॉर्ड 31 को एंड अप हो रहा है तो मतलब ये शुरुआत कब हुआ होगा, 1 अप्रैल को। अगर 22 यहाँ है तो यहाँ पे 21 है ना, 21 हो गई है। और अगर मानो यहाँ लिखते हो तुमने 1 मिनट 21, अगर यहाँ लिखते हो 23 तो यहाँ आ जाएगा 22, और डेथ उसका हुआ 31 दिसंबर 2022 ना। तो जो मैंने लिखा है अकाउंटिंग ईयर ये थोड़ा सा चलेगा पास्ट में, बेटर रहेगा यहाँ लिखो 22, यहाँ लिखो 23, इसी अकाउंटिंग ईयर के बीच में इसका डेथ हुआ है, हाँ है ना।
है ना। चलिए यहाँ तक ठीक है। डेट भी चाहो तो काउंट कर लो, कितना आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर एंडिंग है तो ये आ रहा है 9 मंथ। मतलब उसका डेथ हुआ है अकाउंटिंग ईयर शुरू होने के 9 मंथ के जस्ट बाद। ये भी याद रखो, काम आएगा अभी आगे चल के। और हम लोग समझ रहे हैं, समझ के लिख रहे हैं ना, तो टाइम लगेगा। तुम्हारा काम होना चाहिए कैलकुलेशन को एंडिंग तक करने पे नहीं, हर कॉन्सेप्ट को समझने में कहाँ कैसे क्या हो रहा है, और इसी तरह एग्जाम में लिखा करो, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्या कह रहा है आगे, सेल्स अब दे दिया है। अब यहाँ सेल्स की बात कहाँ से उठा दिया। सेल्स भी एक तरीका होता है प्रॉफिट को पता लगवाने में कि भाई प्रॉफिट कितना आ रहा है, और ये सेल्स हमेशा तुम्हें देता है एग्जाम में, या तो सेल्स की बात कहेगा या तुम्हें डायरेक्टली प्रॉफिट दिया रहेगा। अगर सेल्स दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। पहले पढ़ते क्या दिया है, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू 4 लाख। तो यहाँ तुम्हें एक्चुअली सेल्स दिया हुआ है, इसका फिगर दिया हुआ है, और जो सेल्स दिया है वो दिया है कितना अमाउंट, 4 लाख। और ये जो 4 लाख दिया है ये किस किस अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है, एंडिंग 31 मार्च 2022। तो ये बताओ अगर 31 मार्च 22 का है तो इसका शुरुआत कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 21। तो मतलब पिछले साल का, देखो डेथ हुआ है 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर 22 आता है 31 मार्च 22 के आगे। तो मतलब ये जो सेल दिया ये ओल्ड ईयर दिया, पिछले साल का दिया है ना। अब पिछले साल क्यों दिया पता है, वही हमारा बेस बनेगा कंपैरिजन करके प्रॉफिट इस साल का पता लगवाने में, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट चल रहा है इस साल का, तुम अभी कहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, ओल्ड ईयर के बिहाफ पे इस साल का प्रॉफिट हम वो अज्यूम करते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। अब क्या आगे लिखा है, सेल्स फॉर 3,30,000 अमाउंटिंग बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। अगले साल 1 अप्रैल, इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या आएगा, 1 अप्रैल 2022 आएगा। इस समय से लेके उसके डेथ वाले डेट तक का 31 दिसंबर 22। मतलब ये पहला अकाउंटिंग ईयर ओल्ड वाला, और नेक्स्ट न्यू अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट साल का सेल्स नहीं दिया हुआ है, शुरुआत से लेके जिसको डेथ हुआ है 31 दिसंबर वहाँ तक का दिया है। दैट इज कितना, 3,30,000। तो मैं सेल्स दिया है 2 फिगर, एक दिया है पिछले साल का पूरा साल भर का, एक दिया है इस साल का ओनली फॉर 9 मंथ का। क्या कह रहा है आगे, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। प्रॉफिट कह रहा है बट पूरा लाइन पढ़ लो, 31 मार्च 2022 मतलब वो इस अकाउंटिंग ईयर का 31 मार्च 2022 इस साल के समय, इस समय का प्रॉफिट दिया है। तो मतलब वो एक्चुअली इस अकाउंटिंग ईयर का पूरे साल प्रॉफिट दिया हुआ है। और प्रॉफिट दिया कितना है, 2 लाख नहीं 60,000। तो थोड़ा सा ना बहुत ध्यान देना। अब मैंने क्या कहा है, तुम्हें 4 फिगर मोस्टली देता है। ओल्ड ईयर का जो जहाँ से कंपैरिजन होगा, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है। इस साल का सेल्स पता है बट ये मेरे काम का तो नहीं है, हमको चाहिए इस साल का प्रॉफिट का अमाउंट। इतने समय तक काम जब किया गया होगा फर्म के अंदर, तो फर्म ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया होगा ये यहाँ पता नहीं है मुझे ना। अब यही तुमको निकालना है, बिकॉज वो अगर मिल गया तो इसी प्रॉफिट पे अधिकार किसका होगा, उस डेथ वाले पार्टनर का। क्योंकि डेथ वाले पार्टनर को प्रॉफिट कौन सा मिलता है, जिस साल वो काम किया जितना प्रॉफिट अर्न हुआ उस प्रॉफिट में अपना हिस्सा निकालेगा वो। तो ये जो प्रॉफिट है ये वाला, ये वो प्रॉफिट है जो कि उसने भी एफर्ट लगाया होगा, तीनों मिलके इतने 9 मंथ में इतना प्रॉफिट जनरेट किया होगा फर्म के अंदर, बट वो दिया नहीं है। और वो नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, तुमको इसी को निकालने के लिए पिछले साल के सेल्स, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाना है। अभी जो मैंने डेटा इस तरह लिख के दिया है वो इस तरह दिया है, जानबूझ से दिया है, क्योंकि बुक में क्या होता है तुम्हें वो दिया होता है पैराग्राफ में, और वहाँ देख के समझोगे टफ लगेगा। जो बुक में तरीका दिया है आंसर निकालने का, इस अमाउंट को निकालने वो हार्ड दिया है, बच्चे समझ नहीं पाते। जो मेरे अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या है, जो भी 4 फिगर है जिसमें तुमको हमेशा ये मिसिंग करेगा, बाकी 3 दिया रहेगा श्योर है। तुम्हें करना क्या है, इसको इस स्ट्रक्चर में लिख के सिंपली जो तुमने पढ़ा है मैथमेटिक वाला, एग्जैक्टली इसको मान लो इक्वल, यहाँ पे x मान लो, हो गया। अब वो निकाल पाओगे, हाँ है ना। तो कुछ ऐसा बन गया ये हमारा स्ट्रक्चर हमारा, 4 लाख अपॉन 330 इक्वल 60 अपॉन x। x वहाँ भेज दो,
4 नीचे ले आओ, भाई ऊपर ले जाओ, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये तुम्हारा? आई होप आएगा 330 इंटू 60 अपॉन में 4 लाख। ये हमारा आ रहा है 4,95,000 समथिंग आ रहा है, चेक कर लेना। आई होप इतनी आएगा। अब सुनो, ये प्रॉफिट जो आया ये फर्म का प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट हमारा फर्म का है, बट रेंजिंग फ्रॉम दिस टाइम पीरियड, मतलब इतने समय तक का प्रॉफिट हमने निकाल दिया फर्म का। 31 मार्च से लेके, क्या कहते हैं उसको, 31 मार्च से लेके, या चलो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का जो प्रॉफिट है फर्म का, इस सेल्स के अकॉर्डिंग इतना आ गया। ये तो फर्म का है ना, हमें किसे निकालना है? उस डेथ वाले पार्टनर का। तो यहाँ पे ये बताओ, अगर तुम्हें पता लगाना है कि ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, कैसे निकालोगे? जितना तुमने फर्म का निकाला है मल्टीप्लाई कर दो जितना उसका हिस्सा है। कितना है? 4/9 इतने आएगा। सॉल्व करो, ये कितना आएगा? ये फर्म का मिला है, फिर क्या रहा, फर्म के प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करो उसके हिस्से को, जो भी आएगा ये तुम्हारा आएगा। आई थिंक ये तुम्हारा आ रहा है 22,000। कितना आ रहा है? अच्छा क्या 49,500 सही में? लेट मी चेक। नहीं, हम सही कर रहे बेटा, हम इससे किए हैं, आंसर लिखा 22,000, जाके देखो क्या है। तो तुमने कहीं जीरो मिस कर दिया है। अरे भाई देखो, अच्छा 3,30,000 इंटू 60,000 कितना आया? अपॉन में 4 लाख, 4,95,000 आ रहा है। अरे इतना भी मत मेरे पे जज करो। चलो अच्छा ध्यान सुनो, ये जो प्रॉफिट आया ये फर्म का था, और पता है जो फर्म प्रॉफिट आया भी है ना, ये प्रॉफिट बेसिकली 9 मंथ का है, मतलब प्रॉफिट फर्म का ही आया बट 9 महीने का आया। तुम्हें पता लगाना है कि उस फर्म के प्रॉफिट में कितना हिस्सा उस डेथ वाले पार्टनर का है, तो उसके शेयर्स मल्टीप्लाई कर दो, 22,000 आ गया। तो अब पता है इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था, आयुष मानी आया? कैसे कर रहे हो? ठीक है। हाँ जल्दी करो। 60,000 रुक जाओ, डिवाइड बाई, हाँ सर। अरे एक बात बताओ मुझे, तुम लोग जो इतना दिमाग लगा रहे हो, चलो एक काम करो, ये देखो, ये पहले इतने कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक जीरो भी कट गया है ना। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा मोबाइल छोटा पड़ जा रहा है ना इसीलिए सॉरी। देखो 33 इंटू वहाँ पे 6,000 है, ठीक है, अपॉन में 4। सर बोलिए। अच्छा तो मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या? ठीक है रुक जाओ। अच्छी फोटने इतना आ रहा है, ओके। अच्छा सॉरी, ये रहेगा आंसर तो सही है, लेकिन अब समझे क्या हुआ है। सुनो, मैंने सब सही लिखा था, मैंने वहाँ पे 1 जीरो बढ़ा के ले दिया था गलती से, और यहाँ पता है यहाँ नहीं आ रहा है 49,500। वहाँ का बड़ा पड़ गया। चलो अच्छा कोई बात नहीं, ये सही है, लेकिन 49,500 इंटू 4/9 आया 22,000। यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत मेन टास्क था कि कैसे तुमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट के अमाउंट को। अगर लकी हो गए ना, तुम्हें ये सारा प्रॉफिट अमाउंट दिया होता बना बनाया, बट अगर अनलकी हो गए और सेल्स का अप्रोच दिया है, तुम्हें इतना हिस्सा करके वहाँ तक पहुँचना होता है। अब इसके बाद तुमसे सिंपली कह रहा है एंट्री पास करो। एंट्री पास करने का 2 तरीका था। यहाँ तो कुछ कहा है क्या, कैलकुलेट द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, एंड एंट्री इसमें नहीं कहा है, बट मान लो इसमें एंट्री कहा होता, कैसे करते हैं जल्दी बोलो। हमने वो सीखा है कहाँ, 58 वाले क्वेश्चन में। ये देखो, अगर इसका एंट्री कहता, 2 तरीका है। केस वन क्या है कि इफ हमारे पास न्यू रेशियो नॉट गिवन, तो अगर नॉट गिवन होता है न्यू रेशियो, यहाँ पे दिया नहीं है ना, तो इन दैट केस इस प्रॉफिट को तुम दोगे ए को। और कैसे देते हो, जब एंट्री पास करोगे
तो नीचे 2A कैपिटल कितना 22,000, बट बिकॉज यहाँ पे हमारा मेंशन नहीं है क्या चीज़, न्यू रेशियो, तो हम क्या करेंगे, उस 22,000 को प्रोवाइड करेंगे ए को बाय ओपनिंग अ न्यू अकाउंट दैट इज SPL सस्पेंस अकाउंट। ये क्वेश्चन में कहा नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं कहा, हटाओ उसको। केस 1 में अगर NR नहीं है, उस 22,000 को ए को मिलेगा, उसको क्रेडिट करके, बट बाय ओपनिंग अ PL सस्पेंस अकाउंट। एक केस और हमारा है, आखिरी केस है, वो क्या है, केस 2। उसमें बेसिकली ऐसे लिखा होता है केस 2 कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में NR दिया होता, OR दिया है, NR भी दिया होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ मान लो NR दिया कितना 1:1, मैंने अपने मन से लिखा है, ये NR है किसका, जो पार्टनर्स रह गए रिमेनिंग पार्टनर्स उनका है। दोबारा कह रहे, ये जो नीचे हम सॉल्व करवा रही है एक्स्ट्रा पार्ट है, हमारा क्वेश्चन पेपर इतना खत्म हो गया है। ये पता है, ये सवाल हमारा 1 मार्क्स का था MCQs के लिए। वहाँ तुमको यहाँ पे पूछता है कि बताओ कितना प्रॉफिट आएगा, अमाउंट तुमने निकाल दिया। फर्म का पूछेगा तो इतना बताओगे एज पर आयुष 49,500, लेकिन अगर पूछता उस रेस्पेक्टिव ए का बताओ सिर्फ, तो 22,000 आता। तो यहाँ तुम्हारा 2 बन गया MCQs इस क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन अगर एंट्री का पास कराओ तो एंट्री ये बनता, इफ़ NR नहीं दिया है, मैंने अगर अपने मन से NR दे दिया 1:1 या कुछ भी दे सकता था, तब क्या करोगे, तो पहले यहाँ से GR निकालना पड़ेगा ऑफिशियली। अब तो यहाँ पे GR निकालने का तरीका पता ही ना, फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस में ओल्ड। न्यू किसका निकालना है, सॉरी किसका निकालना है हमको, ये गेनिंग रेशियो B और C का। कितना B का न्यू है 1/2, कितना इनका ओल्ड था 3/9, इसका इसमें आएगा 18, यह आएगा 9, यह आएगा 2 तो 6 आएगा, प्लस 3 में आएगा, और प्लस इंडिकेट गेन किए हैं। C का निकालो, C 1/2 माइनस 2/9, यह आएगा 18, तो 9 माइनस में 5 आएगा, प्लस मतलब अगेन। तो यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर करोगे डायरेक्टली, तो यहाँ तुम्हारा GR कितना आएगा 3:5। GR निकालने के बाद अब जब एंट्री पास करोगे तो यहाँ पे वही सेम बात रिपीट होगा कि ये पैसा A को एट द मिल ही रहा है, तो उनको तो नीचे करोगे 2A, वो चीज़ नहीं होगा, 2A कैपिटल 22,000 से। बस फ़र्क कितना रहेगा, इस वाले केस में यहाँ पे NR नहीं था, तुमने PL सस्पेंस लिखा, यहाँ पे NR मान लो मैं दिया मन से, तुम्हारा एग्जाम में दिया रहेगा, वहाँ पे दिया रहेगा, तो ऊपर में अब उन दोनों गेनिंग पार्टनर्स का नाम ले आओगे। नाम क्या क्या पे, B एंड C, डेबिटेड। और सॉल्व कैसे करोगे, जितना उसका अमाउंट था प्रॉफिट का दैट इज 22,000, मल्टीप्लाई करोगे 3/8 से, 22,000 2/8 से। ये सॉल्व मत करना, बस बता रहे हैं, लिख के दिए ताकि तुम अपना घर पे कर लेना, जो भी अमाउंट आएगा डेसिमल में अपना कर लेना, दैट डजंट मैटर। ये तुमने हम लोग सीखा है 58 क्वेश्चन नंबर में, यहाँ हम रिवाइज कराया, बट हाँ रिवाइज में हमने क्वेश्चन सेम नहीं लिया। इस क्वेश्चन में नया क्या था, सिर्फ ये नया था कि सेल्स वाले केस में कैसे निकालते हो प्रॉफिट का अमाउंट। 58 वाले में सेल्स की बात नहीं कहा था। अब होता क्या है कि कुछ सवाल जब पिकअप करते हो उसमें सेल्स की बात भी दे देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तब वहाँ पे बच्चे सब तो कर लेते हैं जितना बाकी चीज़ देना होता है, यहाँ आके अटक जाते हैं। अब जो तुमको मैंने सवाल दिया था इनिशियली क्लास स्टार्टिंग में 62, अब उस पर देखो, अब 62 इसमें ज़रा ध्यान देना, जिनके पास किताब है मैच करो क्वेश्चन को। द बैलेंस शीट ऑफ 3 पार्टनर्स सिंधु, राहुल एंड कमलेश। तो नाम क्या क्या है, सिंधु, राहुल एंड कमलेश। इनका रेशो दिया कितना 3:4 ओल्ड रेशो। अब देखो यहाँ पे भी जो मैंने अभी पढ़ाया ये वाला पार्ट ना, यही पार्ट इसमें इंक्लूड करके दिया है बड़े सवाल के तौर पे, और जो बाकी पार्ट उसमें दिया होगा इसके अलावा उस क्वेश्चन में वो रिपीट होने वाला है। तो जब ऐसा सवाल बड़े फॉर्म में आता है तो कैसे करते हो। ये सवाल एग्जैक्टली 4 नंबर का है बोर्ड एग्जाम अकॉर्डिंग, जो कि आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में। तो अब एक बार सवाल को देखो इसमें कैसे क्या दिया है, पढ़े क्या क्या दिया है। 3 पार्टनर्स नाम, रेशियो एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट वाली भी काम करनी है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। इसमें डेथ किसका हुआ है, सिंधु फर्स्ट पार्टनर का, और इनका जो डेथ का डेट है
वो दिया है ना 31 मार्च जुलाई लिखा है ना 2023। ठीक है, आगे देखो, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। 3 पॉइंट में नीचे लिखा है, बेटर रहेगा उन 3 पॉइंट को छोड़ो भी, पहले एग्जैक्टली करना है कि लास्ट में आ जाओ, बिकॉज बहुत बार एंट्री लिखा होता है, बहुत बार पार्टनर्स का वो जिसका डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट कहता है बनाने के लिए। तो क्या कहा है पर देख लो, तो नीचे लिखा है प्रिपेयर सिंधुज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड इनटू हिज एग्जीक्यूटर। तुम्हें यहाँ बेसिकली कह रहा है ओनली प्रिपेयर द सिंधुज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ना तुम्हें बनाना रिवर्सन, ना उसका कंटेंट भी दिया हुआ रिवर्सन का, ना तुमसे कहा है सबका बनाओ पार्टनर्स कैपिटल, जिसका कहा है सिर्फ उसका बनाओगे, सवाल बन जाएगा 4 नंबर का, ये 3 नंबर का। तो चलो बनाते हैं, नाम क्या है उसका, सिंधुज कैपिटल अकाउंट। ऐसे यहाँ पे एच भी लगा हुआ है, सिंधुज कैपिटल अकाउंट। जो इनका स्ट्रक्चर है वो तो फ्रेम कर लो, हम फ्रेम करने के बाद जो भी इसका होगा कैलकुलेशन उसको हम लोग करेंगे प्रॉपर नीचे। लाइन सीधा क्या है बोलो, बात ही करो आयुष। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल होगा जिसमें कि हम लोग प्रॉपरली एक डेथ वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। इसके जो पीछे सवाल तो था वो थोड़ा बेसिक लेवल पे था, सिर्फ प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेटेड था, एक सेल्स पे एक टाइम बेसिस पे। अब थोड़ा सा हम लोग का सवाल इस टाइप का आने वाला है जहाँ पे हम लोग सब कुछ बनाएंगे एज अ होल। चलो सवाल देखो, अब इसमें जो 3 पॉइंट दिया है तुम्हें एक एक पॉइंट को बिना सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ना है। जैसे इसमें पहला पॉइंट किसके लिए कह रहा है, पढ़ो। पहला पॉइंट कह रहा हूँ बिकॉज होगा कैलकुलेशन इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ पहला पॉइंट कह रहा है गुडविल को लेके, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 80,000। हमें यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज बना बनाया दे दिया 80,000 और 2 ईयर के परचेज पे कह रहा है। तो अगर तुम्हें इतने के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने कहा जाए फर्म का वैल्यूड वाला बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से, फॉर्मूला क्या था, जितना एवरेज प्रॉफिट है इनटू परचेज ईयर। हमें दिया है एपी दिया है बना बनाया 80,000 परचेज ईयर, 2 साल की बात कह रहा है। सॉल्व किए, ये तुम्हारा आएगा 1 लाख। ये जो 160 आया किसका है, ये फर्म का टोटल गुडविल शेयर है ना, मतलब वैल्यूड वाला। इस पूरे फर्म के देखो ध्यान ना, जब भी हम प्रोवाइड करते हैं किसी डेथ रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल देते हैं ना, तो वहाँ डेट से मतलब नहीं होता है, वो अपने उस पूरे फर्म के गुडविल के वैल्यू में जितना उसका स्टेक लगा है वो अपना पूरा लेके जाएगा, वहाँ टाइम से मतलब नहीं होता है। तो मतलब इस पूरे फर्म में कितना हिस्सा सिंधु के नाम का है वो चेक किया जाए। तो यहाँ पे सिंधु के शेयर का गुडविल कितना आएगा, कैसे निकालोगे, जितना फर्म का है मल्टीप्लाई बाई जितना उनका शेयर है, कितना पे है 3/10। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गई है 48,000। ये जो 48 मिलेगा सिंधु को कौन देगा, फर्म में कौन, फर्म जो पार्टनर्स रह गए और जो पार्टनर्स गेन किए हैं उसके शेयर को। तो यहाँ तो पता ही नहीं है कि कौन गेन किया है, और हमारे पूरे सवाल में एनआर नहीं दिया है, न्यू रेशियो। क्या करें तब, सीधा इसको रिमूव करो और जो भी आएगा दैट इज़ आवर न्यू रेशियो, दैट इज़ आवर गेनिंग रेशियो, है ना। तो मतलब ये जो 48,000 वो एक्चुअली 3:4 में जो रिमेनिंग पार्टनर्स राहुल एंड कमलेश वो प्रोवाइड करें सिंधु को। एक काम भी करो, यहाँ पे सॉल्व भी कर लो कि कितना हिस्सा आएगा राहुल के नाम पे, कितना हिस्सा आएगा कमलेश के नाम पे, जो उनको प्रोवाइड करना होगा। तो जरा इसका 2 हिस्सा करो, मतलब 48 को बांटो जरा 3/7 में, 48 को बांटो इंटू 4/7। कुछ सॉल्व किया 36 जाएगा, पॉइंट में जाएगा ये ना, कोई दिक्कत जाने दो उसको। 3/7 विच कम्स, ये तुम्हारा आ रहा है
5 7 1, ये कितना आएगा 48 इंटू 4 अपॉन में 7, ये तुम्हारा आ रहा है 27 4 to 8 आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 48 इंटू 4 अपॉन में 7, 27 4 to 8, इसको 4 to 9 कह लो, राउंड ऑफ, अब सही है। ठीक है, ये कौन दे रहा है, राहुल, और ये वाला कमलेश। ये मैंने अमाउंट निकाला सिर्फ, मतलब तुम मैंने कहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि तुम लोग बैठ के थोड़ा अपने हिस्से सॉल्व करो। हट जाओ, देखो जो तुमसे मैंने कहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि भाई ये सब पार्ट तुम लोग खुद से करना। देखो यहाँ मैंने कुछ फिलअप किया अभी तक नहीं ना, बट जो ए वाला पॉइंट था उसके थ्रू जो हमारा मिला कैलकुलेशन वो इतना मिला, ये हेल्प करेगा अभी पोस्ट करने में। बी वाला पॉइंट पढ़ ले, अब बी पॉइंट जरा पढ़ो। बी पॉइंट में क्या क्या दिया है, लिखा है सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो अगेन यहाँ पे सेल्स को आधार बनाना है प्रॉफिट देने के लिए, तो जो यहाँ अप्रोच था सेम अप्रोच यहाँ फिर लगने वाला है, बट कैसे, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या क्या दिया है, पढ़ते हैं। तो ये तो हिंट दे दिया कि प्रॉफिट का जो अमाउंट मिलना है सिंधु को उसके डेथ के डेट तक का, वो प्रॉफिट अमाउंट तुम कैलकुलेट करोगे सेल्स की हेल्प से। तो तुम्हें फिगर दिया है, मतलब आगे पढ़ो। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, उसका डेथ कब हुआ है, 31 जुलाई 2023 ना, और ये जो प्रॉफिट सेल्स दिया है वो 31 मार्च 23 का दिया, मतलब वो पिछले साल का दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, सेम तरीके से यहाँ लिखो अकाउंटिंग ईयर, इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने बता रहे हो सिर्फ। तुम्हें 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 इस साल का सेल्स दे दिया है। 8 लाख। कितना दिया हुआ है, 8 लाख। एंड आगे पढ़ो, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, और डेट लिखा है 23, मतलब 1 अप्रैल 23 से लेके 31 जुलाई 23, जिस साल उसका डेथ हुआ है उस साल के पहले तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेके उसके डेथ के डेट तक का सेल्स दे दिया अलग से भी, दैट वाज 3 लाख। अब आगे पढ़ो और क्या दिया इसमें, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, पीछे का प्रॉफिट दिया है, ध्यान देना। और दिया कितना है, दिया है 2 लाख। और ऑब्वियस बात तुमको प्रॉफिट में से लास्ट ईयर का ही देगा, तुम्हें इस तरह निकालना पड़ता है, इतने प्रोसेस के बाद ये निकालना है। तो जो वहाँ मैंने बताया था तरीका सेम आप फॉलो कर दो। यहाँ लगाओ इक्वल, यहाँ बनाओ रेशियो, काम खत्म। सॉल्व करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स ऊपर ले आओ और बाकी से वहाँ ले जाओ। 2 लाख इंटू 3 लाख अपॉन में 8 लाख। अभी हम सॉल्व सही करेंगे। 3 लाख अपॉन में 8 लाख, ये आ रहा है 75,000। ये जो प्रॉफिट आया ये फर्म का आया, और जो प्रॉफिट एक्स आया भी फर्म का वो एक्चुअली उसके डेथ के समय तक का है। मतलब काउंट करो अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये फर्म का वो बेसिकली 4 मंथ का आ गया। ठीक, तो मतलब प्रॉफिट कितना है फर्म का उसके डेथ के डेट तक का मिल चुका, बट ये फर्म का एट द एंड हमको चाहिए किसका, जिसका डेथ हुआ है। तो इसी प्रॉफिट में कितना हिस्सा सिंधु के प्रॉफिट का हिस्सा आएगा, सिंधु के शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जितना फर्म का अभी जस्ट निकाले हो मल्टीप्लाई करो उनके शेयर से 3/10 से, जो कितना आता है ये तुम्हारा आएगा। सॉल्व किया इसको, 75 इंटू 3, ये तुम्हारा आ रहा है 22,500। तो इतना पैसा मिलना है सिंधु को। अब देखो नोटिस करो, मैंने अभी सॉल्व शुरू भी नहीं किया है। जो हमारा एक्चुअल सवाल था कि प्रिपेयर सिंधुज डिजीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ मैंने अभी ऊपर कुछ नहीं पुट किया है, सीधा कैलकुलेशन किया। पता है क्यों किया है, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स इस पे मिलता है।
और एक बात नहीं मिलता है तो भी बिना इसको सॉल्व किए वो वैल्यूज तक तुम शायद डायरेक्टली ना पहुंच पाओ। रैंडम कहीं करो रफली तो वहाँ कुछ गलती हो जाएगा। समझदारी क्या है, चीज़ों को ढंग से दिखाने का बेस्ट तरीका होता है कि वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ को मेंशन करके लिखे रहो। अब अपने मेन सवाल पे और ओपन करो फॉर्मेट, काम है ये। चलो फॉर्मेट छोड़ो, अच्छा सीधा आ जाओ अपने उस पर बेसिक लॉजिक पे। इस पार्टनर को जो मेन क्या मिलना चाहिए, मेन पहला जो उसका कैपिटल अकाउंट है, जो कहाँ से मिलता है, उसके बैलेंस शीट से। पीछे पलटो, सिंधु को दिया है 1,20,000, तो यहाँ लिखो बाई बैलेंस BD 1,20,000। ये बहुत बेसिक है क्योंकि बैलेंस मिलना ही मिलना है। दूसरा उसे क्या मिलना चाहिए, वो तो तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, हम बेसिक की बात कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट तो यहाँ, लॉस तो यहाँ, बट यहाँ तो हुआ ही नहीं प्रॉफिट लॉस, यही बात नहीं है, बात नहीं कर रिवैल्यूएशन का। तीसरा, जो भी रिजर्व सरप्लस होते हैं बैलेंस शीट के अपीयर्ड में, लायबिलिटी एसेट्स कहीं पे भी, उसमें जो इसका हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा। जरा पीछे पलटो, देखो कुछ दिया रिजर्व, एक मुझे दिख गया जनरल रिजर्व। जितना तुम्हें याद है उसे उतने बात कर रहे हैं हम, बाई जनरल रिजर्व। अब इस रिजर्व में उसका कितना हिस्सा कैसे निकालोगे, जितना रिजर्व का अमाउंट दिया है दैट इज 30,000 नहीं 10,000, मल्टीप्लाई करो उसका शेयर से 3/10, कितना आता है ये तुम्हारा आएगा सॉल्व करने पे 3,000 ना। वहाँ दिया एसेट्स में कोई, देखो एसेट्स में कोई रिजर्व जो प्रॉफिट लॉस दिया होता है, PL डेबिट, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, गुडविल अपीयर्ड एंड डिफर्ड वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब नाम नहीं दिया है। एक नाम तुम्हें लेकिन दिख रहा है यूनिक लेवल पे, सुधीर सिंधुस लोन अकाउंट, ये दिया है ना। आमतौर पे इसे दिया नहीं होता है, बट मोस्टली लोन को लेके या तो एसेट्स में या लायबिलिटी में जिसका डेथ हो रहा है उसके नाम से लोन दे देता है बहुत बार। तो पता हम क्या करते हैं, जो चीज़ लिखा है एसेट्स में, सिंधुस लोन अकाउंट लिखा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि फर्म इतना पैसा सिंधु से मांगने वाला था, जो क्योंकि फर्म के लिए एसेट्स था। यही अगर लोन अकाउंट यहाँ लिखा होता, लायबिलिटी में लिखा होता, क्या इंडिकेट करता कि सिंधु को उतना फर्म देने वाला था, बट यहाँ कहाँ लिखा है अब उसका डेथ हो चुका है। तो ये जो पैसा लोन का है सिंधु से 20,000 रुपया, ये फर्म कैसे मांगेगा, अब तो वो है नहीं पर्सन, तो कैसे मांगेगा, सिंपली उसके कैपिटल को डिक्रीज कर देगा उतने अमाउंट से। मतलब फर्म उस पैसे का रिकवरी कैसे करेगा, उसको यहाँ ले आएगा। तो मतलब यहाँ पे लिखोगे तुम पे टू सिंधु लोन अकाउंट, क्योंकि देखो ये भी तो क्लोज करना पड़ेगा उसके लोन अकाउंट को, क्योंकि अब तो वो है नहीं, तो उस पैसे का रिकवरी फर्म करेगा। कैसे करेगा, उसी के कैपिटल अकाउंट में जा करके। दो हो गया, तीसरा खोजो, और कुछ नहीं दिया है। लोन, करंट अकाउंट, ये सब दे देता है बहुत बार क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के बीच में, तो वो भी आता है इसमें, बिकॉज यहाँ तुम्हें अब इस पर्सन के नाम से सब कुछ क्लोज करना है। ये पर्सन फॉर्म में रहेगा नहीं अब, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज हो गया। अब पीछे आ जाओ, हमने बैलेंस शीट देख लिया, कैपिटल देख लिया। अब जितना पॉइंट क्वेश्चन के बाहर कहा है, ABC दिया है ना, तीनों पॉइंट को बिना पोस्ट किए कहीं जाना मत, मतलब इसको स्किप मत करना, एंड मत करना। A पॉइंट पढ़ोगे पहले तो उसमें क्या बात कर रहा था, गुडविल देने बात कर रहा था। ये जो तुमने सॉल्व कर रखा हुआ है, ये गुडविल अमाउंट उस सिंधु को मिलेगा ना। और कैसे मिलेगा, जब भी उन्हें कुछ देते हो तो रिकॉर्ड कहाँ जाएगा, डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में जाएगा ना। तो कैसे लिखेंगे, R और K दे रहे ना, तो लिखो कैसे, बाई राहुल बाई कमलेश, कितना अमाउंट है 20,571, 71, 27, 429। चाहो तो अपने हिंट के तौर पे यहाँ लिख के रखो, ये किस चीज़ का पैसा था, गुडविल के वैल्यूड का था, जो उसका हिस्सा था, ठीक है ना। दूसरा चीज़, B पॉइंट में कहा था प्रॉफिट की बात कहा था, और तुमने प्रॉफिट निकाल के रखा हुआ है ना। बस एक दिक्कत है, ये जो प्रॉफिट अमाउंट आया है, क्या इस पूरे सवाल में कहीं भी NR दिया था, NR, ये प्रॉफिट उनको मिलेगा 22,500। बस फ़र्क इतना सा है कि बिकॉज NR नहीं है, तो जो नाम यूज़ करोगे नेम, वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई PL सस्पेंस। मान लो अगर ऐसा रहा होता कि क्वेश्चन में NR दिया होता एज लाइक दिस, तो ओल्ड NR दोनों दिया होता, माइनस करते GR आता, फिर उसके बाद उसको बांटते इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे तुम दोबारा लिखते, मतलब दोनों अगर गेन किए होते हैं
तो बाई राहुल बाई कमलेश तुम अगेन लिख रहे होते, जो यहाँ लिखे हो गुडविल बांटने के लिए लिखे हो। फिर जब यहाँ लिखते हैं बाई राहुल बाई कमलेश, दोबारा क्यों लिखते हैं? क्योंकि वहाँ पे NR दिया रहता। ऐसा क्वेश्चन भी आगे आएगा, वहाँ दिखाएंगे हम। यहाँ पे नाम नहीं लाना पड़ा, क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन सिंपल वाला था, हमें सिर्फ ओल्ड रेशो दिया था, काम हो गया था। तो हमारा ये भी हो गया। लास्ट वन पढ़ो, IOC की बात कह दिया, और ये IOC उसको मिलता है, तो यहाँ लिखो बाई IOC। कितना निकालोगे? तो कल हम तुमको बताए थे कि IOC उनको देना होता है ओपनिंग कैपिटल पे, बट यहाँ तो तुम्हारा कुछ कंडीशन है नहीं, ड्राइंग एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, तो जो क्लोजिंग दिया है बैलेंस शीट में उसको बेस बना लो IOC निकालने के लिए। तो 1,20,000 पे निकालो, जितना परसेंटेज कहा है दैट वाज 6%। बस ये ध्यान देना, जब 6% निकालोगे, जहाँ इतना सॉल्व किए पर साल भर का आ जाएगा ना, पूरे साल का आ जाएगा। बट इसका डेथ कब हुआ है? विद इन 4 मंथ। जो डेथ का डेट है वो हुआ है 4 मंथ में ना, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 4 मंथ के अकॉर्डिंग, जो कि सॉल्व करने में कितना आता है बताओ? को सॉल्व किया इसको? ये हमारा आ रहा है 2400 आ रहा है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, जो भी यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर वो इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाएगा। सिंधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर। कुछ सॉल्व किया इसको? तुम लोग ट्राई करो सॉल्व करने का, देखो आंसर मैच कर रहा है, हम लिख दें आंसर से भी 1795900। हम डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, तुम आंसर मिलाओ। देखो इतनी आ रहा आंसर, मैच कर लो। 1,20 3,000, ये दोनों जोड़ोगे तो इतनी आएगा 48,000, फिर 22,500 एंड 2,400। ठीक है, आ गया, गुड। देखो ये सवाल हम तुम्हें क्यों लगवाएं, 2 दिन से हम लोग प्रैक्टिस किए क्वेश्चन उस टाइप का, जहाँ तुम बस फोकस किए उस नए वाले पार्ट पे, जो मैंने बार बार कहा कि रिटायरमेंट डेथ सेम होता है। बस यहाँ जो नया पार्ट था प्रॉफिट, उसको जान लेने के बाद सेपरेटली फिर तुमने जब बड़ा क्वेश्चन लगाया, जहाँ तुम्हारा काम कितना आसान था ना बनाया रिवोल्यूशन, ना बनाया ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ फोकस किए ओनली वन पार्टनर से डेथ हुआ है। और वहाँ पे जब फोकस ऐसे कर रहे हो, जो देना चाहिए बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वो पिकअप किए, जो बाहर कह रहा है जितने पॉइंट वो पिकअप किए, काम खत्म हो गया। इस टाइप का सवाल भी 3-4 और लगा देंगे हम डेथ की ख़त्म करने से पहले, ठीक है? इसको देख लो, बाकी जब लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो चीज़ों को और आगे ले चलेंगे, ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच और नमस्ते।